हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। आज आपको मैं वेतन के बारे में पढ़ाऊंगा। बहुत सारे एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कई बारी। जैसे इसने दिया है आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार वेतन शीर्षक के अंतर्गत कौन कौन सी मदें सम्मिलित होती हैं, या फिर वेतन से आय के अंतर्गत कौन कौन सी कटौतियाँ स्वीकृत होती हैं। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद इसने बोला अनुलाभों से आप क्या समझते हैं और उन अनुलाभों से संबंधित आयकर अधिनियम के प्रावधान बताइए जो केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही कर योग्य हैं। वही बात है आपकी, जो ऊपर क्वेश्चन में बोला है वही यहाँ पे। नेक्स्ट है वेतन कर्मचारियों को उदय होता है, इस कथन पर विचार प्रकट कीजिए तथा बताइए कि वेतन शीर्षक में कौन सी आय कर योग्य होती है। इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप ये जो आंसर नीचे मैं बता रहा हूँ इसको अगर आप नोट करेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, तो है वेतन से आशय, मीनिंग ऑफ सैलरी। सैलरी क्या होती है? किसी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को उनके द्वारा की गई सेवाओं के बाद में जो पारिश्रमिक दिया जाता है वह वेतन कहलाता है। ठीक है, मतलब आप कहीं वर्क कर रहे हो, आपने जो वहाँ पे मेहनत करी, उस मेहनत का परिणाम आपको जिस रूप में दिया जाता है, मतलब अगर वो मुद्रा है तो उसको सैलरी कहेंगे। ठीक है, वेतन में उन सभी सुविधाओं को भी सम्मिलित किया जाता है जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को प्रदान की जाती हैं। लाइक वेतन शीर्षक के अंतर्गत निम्न प्राप्तियां सम्मिलित की जाती हैं। पहला, वेतन यानी जो सैलरी होती है, बेसिक सैलरी इसको बोलते हैं, वो तो होता है। उसके बाद में कई बार होता है कि उसने सैलरी भी दिया, फिर तुम्हें ट्रैवल का भी देते हैं पैसा, और आप कहीं रहते हो तो आपका हाउस का भी देते हैं, और भी कई सारी मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह की चीज़ें होती हैं, वो भी सब। तो इनको सबको आप सैलरी में ही काउंट करते हैं। तो पहला हो गया वेतन। दूसरा अलाउंस, अलाउंस में यही सारे अलाउंस मैंने अभी बताए थे। नेक्स्ट आपका होता है वेतन के स्थान पर लाभ और अनुलाभ। ठीक है, उसके बाद है वेतन। अब वेतन के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी केवल वेतन की परिभाषा थी, ऊपर जो भी दी थी उसमें क्या क्या प्राप्तियां सम्मिलित होती हैं वो था। अब हम विस्तार से पढ़ते हैं इसके बारे में। आयकर अधिनियम की धारा 17(1) के अनुसार, यानी इनकम टैक्स सेक्शन नंबर 17(I) के अनुसार वेतन शब्द में निम्नलिखित प्राप्तियां शामिल की जाती हैं। क्या क्या शामिल है? मूल वेतन या मजदूरी, ये बेसिक सैलरी या फिर वेजेस। ठीक है, नेक्स्ट आपका बोनस, कमीशन, फीस। ये भी आपका हो सकता है, बोनस हो सकता है, कमीशन हो सकती है, या फिर फीस हो सकती है। बोनस क्या होता है? बोनस जो कि आपको 6 मंथ या ईयरली में दिया जाता है अगर आपने अच्छा काम किया है तो उस बेसिस पे। कमीशन, कमीशन क्या होता है? कमीशन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग किसी एम्प्लॉय को लगाया, उस पर मिल सकता है आपको कि हाँ उस एम्प्लॉय को आपने उसमें लगवाया, उसको ज़रूरत थी एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉय को भी जॉब की ज़रूरत थी। आप मीडियन बन गए दोनों के और आपने उसको लगा दिया, तो वो भी एक तरह से कमीशन ही होती है। बाकी और भी तरीके होते हैं जहाँ से कमीशन हमें मिलती है। नेक्स्ट आपका होता है फीस। फीस क्या होती है? अगर आप एज ए प्रोफेशनल कहीं वर्क कर रहे हो, लाइक आप डॉक्टर हो, मतलब एक एम्प्लॉय ना हो के आप अपना प्रोफेशन यूज, तो वहाँ पे आपकी वो चीज़ फीस बोली जाती है। लाइक आप स्कूल में टीचर नहीं, मतलब आपका खुद का स्कूल है, टीचर को तो सैलरी ही दी जाती है। और या फिर आप डॉक्टर हो, या आप एक वकील हो, एडवोकेट, तो उस केस में आपको फीस प्राप्त होती है। नेक्स्ट होता है अग्रिम तथा अवशिष्ट वेतन, एडवांस सैलरी या फिर एरियर्स ऑफ सैलरी। कर्मचारी के प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में वार्षिक वृद्धि, एनुअल
एक्लेरेशन इन इम्प्लाइज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, हस्तांतरित शेष कर योग्य अंश, टैक्सेबल पार्ट ऑफ ट्रांसफर्ड बैलेंस, कर्मचारी द्वारा न ली गई छुट्टियों के बदले में प्राप्त राशि, इनकेसमेंट ऑफ अर्न लीव। ये सारा का सारा आपका वेतन में शामिल होता है। ग्रेजुएटी या फिर अनुग्रह राशि, ये आपकी होती है ग्रेजुएटी। फिर है आपका पेंशन, फिर सेवा से छटनी करने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन ऑफ रिटायरमेंट, स्वैच्छिक आवश्यक स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण पर प्राप्त राशि, अमाउंट रिसीव्ड ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट। ये हो गया आपके इतने सारे के सारे सैलरी में आपको दे होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सैलरी के बाद अलाउंसेस। अलाउंस में क्या क्या अलाउंसेस होते हैं। एक वेतनभोगी कर्मचारी को अपने नियोक्ता से मूल वेतन के अतिरिक्त कुछ अन्य नगद प्राप्तियां भत्तों के रूप में होती हैं। इनमें से कुछ भत्ते सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होते हैं। ठीक है, यानी कुछ ऐसे अलाउंसेस होते हैं जो कोई भी एम्प्लॉय हो किसी भी प्रकार का, उसके लिए वो टैक्स एबल नहीं होंगे, टैक्स लेस होंगे, टैक्स फ्री होंगे, ऐसे बोल सकते हैं। जबकि कुछ भत्ते आंशिक सीमा तक या फिर पूर्ण सीमा तक कर योग्य होते हैं। और कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो या तो कुछ भाग उनका ऐसा होगा जो टैक्सेबल होगा, कुछ भाग ऐसा होगा जो टैक्स फ्री होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका पूर्ण रूप से, यानी जो भी आपका अलाउंस है वो पूर्ण रूप से टैक्सेबल है। अगर आपको 1000 रुपीज़ किसी चीज़ का अलाउंस मिलता है तो वो पूर्ण रूपेण मतलब 1000 पे ही पूरा टैक्स लगेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको 700 पे लगे और 300 पे ना लगे, तो वो हो जाता है आंशिक। कर योग्य भत्ते, टैक्सेबल अलाउंस, महंगाई भत्ता, डियरनेंस अलाउंस बोलते हैं इसको, डीए जैसे बोलते हैं, कहते हैं डीए कटता है, टीए कटता है, वो सारी चीज़ें, तो ये डियरनेंस अलाउंस होता है महंगाई भत्ता। नियोक्ता से कर्मचारी को प्राप्त महंगाई भत्ते संपूर्ण रकम कर योग्य है। मतलब जो भी महंगाई भत्ता जो होगा वो आपका टैक्सेबल होगा। डीए होता है, डीए आपका 5000 हो चाहे 10,000 हो चाहे 15,000 हो, उस पर आपको टैक्स लगता है अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है देन। फिर है महंगाई वेतन, डियरनेस पे, ये होता है डीपी। तो कभी कभी महंगाई भत्ते का भुगतान महंगाई वेतन के नाम से भी किया जाता है। इसका आशय होता है कि महंगाई वेतन कर्मचारियों के मूल वेतन का भाग माना जाएगा। ठीक है, तो ये भी टैक्सेबल होता है। फिर है नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, सिटी, एक सेकेंड, सिटी कंपनस्टरी अलाउंस, बड़े शहरों में कर्मचारियों को वहाँ महंगाई की वजह से नगर क्षतिपूर्ति के नाम से भत्ता दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नौकर भत्ता, सर्वेंट अलाउंस, कि आपके घर में अगर कोई सर्वेंट वर्क कर रहा है, कभी कभी नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को उनके द्वारा नौकर की नियुक्ति के लिए भत्ता दिया जाता है। सॉरी, ये उसके लिए, घर के नौकर के लिए नहीं होता, बट क्या होता है जैसे अगर आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हो, उसके साथ में एक आपको ऑफिस बॉय ऐसा चाहिए होता, तो उस टाइप की चीज़ होती है, तब होता है ये सर्वेंट अलाउंस, जो पूर्णतः कर योग्य होता है। चिकित्सा भत्ता, मेडिकल अलाउंस होता है, चिकित्सा भत्ता पूर्णतः कर योग्य है। चिकित्सा भत्ता तथा चिकित्सा सुविधा में काफ़ी अंतर है। चिकित्सा सुविधा क्या होता है कि आप जहाँ भी वर्क कर रहे हो, जहाँ पे आप वर्कर हो, उस जगह पे एक फास्ट एड किट होती है या फिर एक छोटा सा मेडिकल रूम होता है। तो वहाँ से कुछ आपको नॉर्मल कोई थोड़ा बहुत फीवर आ रहा है, वो मिल गया आपको टैबलेट, तो वो तो आपकी हो गई चिकित्सा सुविधा। और एक होता है चिकित्सा भत्ता, जो कि आपको आपकी सैलरी में मेंशन करके, मतलब सैलरी में ही इंक्लूडेड करके दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि आप अपने इनकेस फ्यूचर में कभी भी आपको कोई दिक्कत होती है, मेडिकल अलाउंस मतलब मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है, तो आप वहाँ से इस
मतलब इसकी अपना मतलब जो फैसिलिटीज़ है मेडिकल अलाउंस से ले सकते हो। नेक्स्ट है वार्डन भत्ता। शिक्षण संस्थानों में छात्रावासों की देखरेख करने के लिए वार्डन नियुक्त होते हैं। ये प्राप्त भत्ते के जिन्हें प्राप्त भत्ते के रूप में रकम पूर्णतया कर योग्य होती है। जो वार्डन अलाउंस होता है वो भी आपको फुल्ली टैक्सेबल होता है। अगला है ग्रामीण भत्ता, रूरल अलाउंस। यह भत्ता कर्मचारी को ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सुविधाओं का अभाव है कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी संपूर्ण रकम कर योग्य है। नेक्स्ट है प्रॉक्टर भत्ता। ये भत्ते प्रायः शिक्षण संस्थानों में प्रदान किए जाते हैं। प्रायः विद्यालय में अनुशासन अधिकारी की नियुक्ति होती है, जिन्हें प्राप्त भत्ते की संपूर्ण रकम कर योग्य होती है। ये प्रॉक्टर भत्ता होता है, मतलब एक जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको अनुशासन में रखने का काम इनका होता है। तो प्रॉक्टर भत्ता यानी जो भी प्रॉक्टर अलाउंस होता है ना, वो पूरा टैक्सेबल होता है। अब हम देखते हैं आंशिक रूप से क्या क्या टैक्सेबल होता है। पार्टली एक्सपेंडेड अलाउंसेस। आंशिक रूप से कर योग्य भत्तों में उन भत्तों को शामिल किया जाता है जो कुछ निश्चित शर्तों की पूर्ति करने में ही पूर्ण रूप से अथवा कुछ सीमा तक कर मुक्त होते हैं। जैसे कि मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस जो होता है वो आंशिक होता है। इसमें कुछ परसेंटेज आपको टैक्स लगेगा, अदरवाइज उस पर नहीं लगेगा। कर्मचारियों को अपने नियोक्ता से मकान किराया भत्ता नगद मिलता है, चाहे वह अपने खुद के मकान में निवास करता हो या फिर किराए के मकान में। यदि संपूर्ण यदि कर्मचारी अपने मकान में निवास करता है तो उसकी भत्ते के रूप में प्राप्त होने वाली संपूर्ण राशि कर योग्य होगी। यदि कर्मचारी किराए के मकान में निवास करता है तो निम्न तीनों में से जो धनराशि सबसे कम होगी वह कर मुक्त होगी। मतलब अगर आपको हाउस रेंट मिलता है, HRA बोलते हैं जिसे, HRA मिलता है और आप खुद के मकान में रहते हो, तो आपकी जो भी राशि होगी वो टैक्सेबल होगी कम्प्लीटली। ठीक है, 10,000 मिलें चाहे 2,000 मिलें, आपके वो टैक्सेबल होंगे। अदरवाइज़ अगर आप किराए के मकान में रहते हो, उस केस में क्या होगा, आपको 10 मिलता है तो 10 में अगर आपने 2,000 का मतलब टैक्स देते हो, 2,000 का किराया देते हो या फिर जो भी है, ये अभी इन्होंने आगे शर्त बताइए क्या क्या शर्तें होंगी, तब आप उसमें कर में छूट मिलेगी, टैक्स में छूट मिलेगी। क्या होगा, कर्मचारी द्वारा संबंधित अवधि के लिए प्राप्त किराया भत्ते की वास्तविक रकम संबंधित अवधि के लिए चुकाए गए किराए का वह भाग जो उसी अवधि के वेतन के 10% से अधिक। यदि कर्मचारी ने मकान किराए पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता अथवा चेन्नई में से किसी शहर में लिया है तो संबंधित अवधि के लिए उसके वेतन का 50%। यदि कर्मचारियों ने इन चारों शहरों के अलावा किसी शहर में मकान लिया है तो संबंधित अवधि के लिए वेतन के 40% के बराबर राशि। मीन्स इन तीनों में से, 3 शर्तें जो इसने बताई हैं, इनमें से जो आपकी सबसे कम होगी वह कर मुक्त होगी, वह टैक्स फ्री होगी। ठीक है, तो इसलिए ये आंशिक हो गया आपका। फिर है वेतन से आशय। वेतन से आशय मैं पहले भी अभी बता चुका हूँ, वही चीज़ है यहाँ पे भी लिखा होगा, इन्होंने बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया। मूल वेतन प्लस महंगाई वेतन प्लस महंगाई भत्ता, यानी बेसिक सैलरी। ये महंगाई वेतन आपका हो गया, वही अभी हमने जो पढ़ाया था आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे। महंगाई वेतन ये रहा, डियरनेस पे, और उसके बाद महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस। यदि सेवा की शर्तों के अंतर्गत हो अथवा अवकाश ग्रहण के लाभों में सम्मिलित किया जाता हो, मतलब ये इसकी एक शर्त हो गई, यदि सेवा की शर्तों के अंतर्गत हो अथवा अवकाश ग्रहण के लाभों में सम्मिलित किया जाता हो, प्लस बिक्री पर एक निश्चित दर से प्राप्त कमीशन की राशि। मान लो आप किसी जगह वो कर रहे हो, कहीं एज ए सेल्स मैनेजर, या फिर आपने किसी कंपनी में कोई प्रोडक्ट सेल कराया तो उस पर आपको जो कमीशन मिलती है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे।
एक निश्चित दर से प्राप्त कमीशन की राशि। नेक्स्ट है आपका मनोरंजन भत्ता, इंटरटेनमेंट अलाउंस भी मिलता है कहीं कहीं। तो ये कब मिलता है? नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को मनोरंजन हेतु दिया गया भत्ता मनोरंजन भत्ता कहलाता है। ये भत्ता सर्वप्रथम कर योग्य भत्तों की ही भांति वेतन में जोड़ दिया जाता है। बाद में वेतन शीर्षक के अंतर्गत कुछ निर्धारित शर्तों की पूर्ति होने पर इस भत्ते को कटौती मिलती है। पहले तो इसमें ऐड कर लेते हैं सैलरी में, बट बाद में इसकी कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों को देखेंगे आगे, हम कभी मौका मिलेगा बताएंगे आपको। उन शर्तों को देखने के बाद फिर हमें उसमें से लेस कर देना होता है उतना परसेंटेज जो कि उन शर्तों में होता है दिया हुआ। यात्रा भत्ता, ट्रैवलिंग अलाउंस होता है। ये एक व्यक्ति को केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत प्राप्त निम्न यात्रा भत्ता कर मुक्त होगा, जो उसे अपने नियोक्ता से स्वयं के अलावा अपने परिवार के लिए छुट्टी पर भारत में किसी भी स्थान पर जाने के लिए मिली हो, तब आपका टैक्स फ्री होगा। और दूसरा, जो उसे अपने वेतन या भूतपूर्व नियोक्ता से स्वयं के अलावा अथवा अपने परिवार के लिए अवकाश ग्रहण करने पर अथवा सेवा समाप्त होने पर भारत में किसी भी स्थान पर जाने के लिए मिली हो, तो ये भी आपका टैक्स फ्री होगा। विशेष भत्ता, स्पेशल अलाउंस होता है। विशेष भत्तों के दो प्रमुख वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। करदाता द्वारा कर्तव्य पालन में हुए व्ययों की पूर्ति हेतु दत्त भत्ता, ये आता है आपका अंडर सेक्शन 1014I। यह भत्ता जो कर्मचारियों को कर्तव्य पालन हेतु नियोक्ता की ओर से प्रदान किया जाता है, विशेष भत्ता कहलाता है। इस भत्ते के रूप में प्राप्त राशि में से जो राशि व्यय होने से बच जाती है वह कर योग्य हो जाती है। तो इसलिए इसको भी, मान लो उसको कुछ पैसे दिए गए स्पेशल अलाउंस के रूप में, उसने कुछ एक्सपेंसेस किए अपने प्रोडक्शन को हाई करने में, और वहाँ पे उसके कुछ पैसे बच जाते हैं, ठीक है। तो वो मतलब दिया पूरा अलाउंस है कि उन्होंने कहा यार 2000 ले ले, ठीक है, स्पेशल अलाउंस हो गया आपका। लेकिन उसमें आपसे 1500 रुपये आपके खर्च हुए, 500 बच गए, तो 1500 जो खर्च हुए उस पर आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, जबकि 500 रुपये वो आपकी आय हो गई, और आय हो गई मतलब तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। करदाता के व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति हेतु प्रदत्त भत्ता, अलाउंस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ एसेस, ये भी अंडर सेक्शन 1014 सेकंड। ये भत्ते उस सीमा तक कर मुक्त होंगे जो सीमाएं निर्धारित की गई हैं। नेक्स्ट, पूर्णतया कर मुक्त भत्ते, दो बताए थे ना, एक तो आपका यही हो गया करदाता द्वारा कर्तव्य, अच्छा ये तो दोनों अलग हो गया। फिर सी वाले पे आ जाते हैं हम, पूर्णतया कर मुक्त भत्ते, फुल्ली एक्सपेंडेड अलाउंसेस। जैसे मैंने एक बताया था आपको टैक्सेबल अलाउंसेस, फिर बताया था मैंने जो कि कुछ अंश तक आपको टैक्सेबल होंगे, ठीक है। पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस, अब ये हो गया आपका फुल्ली एक्सपेंडेड अलाउंसेस, सॉरी एक्सपेंडेड नहीं है, एग्जेम्प्टेड, इसको बोलते हैं पूर्णतया कर मुक्त भत्ते। पूर्णतया कर मुक्त भत्ते निम्नलिखित हैं। विदेश या ओवरसीज भत्ते, फॉरेन और ओवरसीज अलाउंस, यह भत्ता भारत सरकार द्वारा अपने भारतीय नागरिक कर्मचारियों को भारत के बाहर सेवा करने हेतु दिया जाता है। यह कर्मचारी के लिए पूर्ण रूप से कर मुक्त है। उच्च न्यायालय के जजों से भत्ता या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ से भत्ता, तो ये भी आपके पूर्ण रूप से कैसे हैं, फुल्ली टैक्स फ्री। नेक्स्ट होता है आपका अनुलाभ, प्रीक्यूसेंस, बट इसको हम आज ना पढ़ के कल पढ़ाएंगे।